नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज की बड़ी खबर, बाबरी विध्वंस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने 32 आरोपी, 49 आरोपी थे, 17 की मौत हो गई, 32 आरोपी जिसमें बीजेपी के बड़े बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह, इन तमाम लोगों को आरोपों से बरी कर दिया। सीबीआई की विशेष अदालत का कहना है कि यह घटना बाबरी मस्जिद का ढहाया जाना पूर्व नियोजित नहीं था, यह अचानक से हुआ, कोई प्रबल साक्ष्य मौजूद नहीं है इन आरोपियों को दोषी करार देने के लिए। तो ये बाबरी मस्जिद का विध्वंस, राम मंदिर निर्माण 30 साल से भारतीय राजनीति में सबसे अहम मुद्दा रहा है। तो आज 32 के 32 लोगों का बरी होना, इसके राजनीतिक मायने क्या है? सुकेश, देखिए, पहला तो ये कि बहुत सारे लोग जो उसमें अपने फैग एंड ऑफ देयर पॉलिटिकल करियर हैं, राजनीतिक पारी खेल चुके हैं, दरअसल रिटायर हो चुके हैं। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, वो ये कह सकते हैं कि हम बेदाग हैं, हमारे ऊपर कोई दाग नहीं है, कोर्ट का फैसला है। अभी तक ये आरोप था कि हमने बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया, हमने विवादित ढांचे को तोड़ दिया। वो सोशल मीडिया पर यह भी चल रहा है कि अब लाल कृष्ण आडवाणी भारत रत्न के एक कैंडिडेट हो सकते हैं। पहले आरोप था ये चलने लगा। नहीं, ये हो भी सकता है। हाँ। यू नेवर नो। हाँ। दूसरा, जिन लोगों पे यह आरोप था जो अभी भी राजनीति में हैं, विनय कटियार राजनीति में हैं, उमा भारती राजनीति में हैं, जो लोग राम मंदिर बनाने में अहम भूमिका में हैं, नृत्य गोपाल दास हैं, चंपत राय हैं, वो आज की तारीख में बरी हैं। इस बात की उम्मीद मुझे नहीं है कि सीबीआई ऊपरी अदालत जाएगी इस फैसले के खिलाफ कि हमारे पास सबूत हैं। नहीं, वो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर सकता है ये काम, करे, लेकिन जब तक फिर से आरोप हायर कोर्ट में साबित नहीं होता है तब तक वो बरी है। आज की डेट में वो एग्जेम्प्टेड, क्या कहते हैं उसको, एग्जेम्प्टेड। हाँ, तो उनको कोर्ट ने बरी कर दिया है। अब ये एक बड़ा इशू आ जाता है सामने, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर रहे थे कि इस तरीके के मूवमेंट, जो पॉलिटिकल मूवमेंट होते हैं, जो जनता सड़क पे निकल आती है, उसको दरअसल अगर उसमें कुछ ऐसी मिसहैपनिंग हो जाती है तो कौन जिम्मेदार है? एक ढांचे को तोड़ा गया, आज जिनको आरोपी बनाया गया था 49 लोगों में से 32, बाकी तो अब नहीं रहे दुनिया में, 28 साल तक चला ये, और 28 साल के बाद दोषी कोई भी नहीं है। आप मॉब को दोषी नहीं कर सकते, उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। तो इस पे एक बहस छिड़नी चाहिए कि अगर कोई पॉलिटिकल मूवमेंट चलता है तो उसका ओनर्स कौन लेगा, इस पे एक चर्चा हो सकती है। पॉलिटिकल, इसका जो आप पूछ रहे हैं कि चलिए अब अयोध्या खत्म हो गया, खत्म तो, हो गया क्या? नहीं, अयोध्या तो खत्म हो गया, राजनीति खत्म हो गई, राम की राजनीति खत्म हो गई, लेकिन मथुरा काशी बाकी है। आरएसएस के कह देने से आरएसएस ने यह बात क्लियर की है कि हमारे एजेंडे में नहीं है। हाँ। लेकिन आचार्य धर्मेंद्र जैसे लोग हैं जिन्होंने आज भी कहा, पहले भी कह चुके हैं कि वो तो एक मुद्दा है हमारे लिए, वो शाश्वत मुद्दा है। और अयोध्या सिर्फ ऐसे खत्म नहीं होता। मैं कह रहा हूं कि हिंदुओं की राजनीति, राष्ट्रवाद की चर्चा, ऐसा माना जाता है कि हिंदुवादी सरकार, हिंदुओं की सरकार देश में चल रही है। पॉलिटिकल डिस्कोर्स में अगर राम मंदिर की चर्चा है, राष्ट्रवाद की चर्चा है, 370 हटाए जाने की चर्चा है, राष्ट्र को एक करने की चर्चा है, तो फिर यह खत्म नहीं हुआ है। इसने बड़ी डोमिनेटिंग पोजीशन हासिल कर ली है कि आपके विमर्श का केंद्र अब यही हो गया है। और यही आरएसएस चाहती थी कि इस देश में विमर्श का केंद्र यह होना चाहिए। इसको आप हाशिए पे करके भारत की राजनीति नहीं कर सकते हो। तो हम ये नहीं कह सकते कि इनके बरी होने से, राम मंदिर के निर्माण शुरू हो जाने से हिंदुओं का मुद्दा खत्म हो गया, या राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो गया, या अयोध्या का मुद्दा खत्म हो गया। नहीं, पर जो लगातार ये कहा जाता था कि भाई इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति बहुत हो रही है और हिंदू बनाम मुसलमान
जो एक नैरेटिव लगातार क्रिएट करने की कोशिश की जाती थी, अब वो कितना आगे बढ़ाया जा सकता है? अब तो एक आम बीजेपी समर्थक की मैं बात करूं विशुद्ध तौर पर, तो उसके लिए राम मंदिर बनना शुरू हो गया और ये लोग बरी हो गए। तो अब मंदिर वहीं बनाएंगे, वो नारा नहीं बुलंद किया जा सकता, या एक खौफ दिखाने की जो बात है, क्या वो राजनीतिक वो नैरेटिव आगे बढ़ पाएगा या उसमें नुआंस लाने पड़ेंगे? नहीं, वो नैरेटिव तो आगे बढ़ेगा, वो बढ़ चला है। वो पहले मतलब दबे छुपे आता था, वो एक डिस्कोर्स में आने की कोशिश करता था। अब बाकी नैरेटिव इस प्रेवलेंट डिस्कोर्स में आने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी मुद्दे इसमें अपना स्थान ढूंढ रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि यही मुद्दे बना दिए गए हैं। अभी तो दिलचस्प होगा, कांग्रेस, बाकी विपक्षी दल, समाजवादी पार्टी, ये क्या रिएक्शन देते हैं इस, तो फिर मुद्दा वो बनेगा ना। हाँ, स्वागत करते हैं या सवाल उठाते हैं कि अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर निर्माण की इजाजत दे दी, विवादित जमीन वो राम जन्मभूमि न्यास को दे दी, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा कि 1992 6 दिसंबर 1992 को जो बाबरी मस्जिद गिराई गई वो असंवैधानिक था, गैर कानूनी था, वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, बिल्कुल आपराधिक कृत्य कहा उसको। आपराधिक कृत्य। वो भाई दर्शकों को ये समझाना जरूरी है कि दो मामले चले ना, एक टाइटल सूट था, हाँ, एक दीवानी का मामला था और एक फौजदारी का मामला था। हाँ। तो दीवानी का मामला सेटल हो गया था कि भाई जमीन जो है वो राम जन्मभूमि न्यास को दे दी जाए, राम मंदिर बनाया जाए, एक ट्रस्ट बनाया जाए, ये भी गाइडलाइन दे दी सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन ये मामला सेटल होना बाकी था। इस मामले के सेटल हो जाने के बाद, और मैंने आपको पहले भी कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी जैसे लोग अपनी किताब में लिख चुके हैं, उन चित्रों को एक बार मानस से हटा दीजिए। जो आपने तस्वीरें देखी होंगी, वीडियो देखे होंगे कि कितनी भीड़ थी, कौन कौन लोग मंच पे थे। आप अटल बिहारी वाजपेयी को छोड़ दे तो जो पूरी टॉप लीडरशिप उस वक्त थी वो अयोध्या में थी, और एक हर्ष का माहौल भी आप देखेंगे जब वो ढांचा गिरा दिया गया था, लेकिन कॉन्स्पिरेसी नहीं थी। लाल कृष्ण आडवाणी ने माई कंट्री माई लाइफ अपनी किताब लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दैट वाज द सैडेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। हम लोगों ने ये सोचा नहीं था। इस पे मुहर लग जाना, इसी आशय की बात कोर्ट द्वारा कहना, ये एक तरीके से एब्जॉल्व करता है उनको सारे आरोपों से। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि ये क्या राजनीति में गर्म रहेगा मुद्दा, ये डिस्कोर्स का हिस्सा रहेगा? ये हिस्सा रहेगा, क्योंकि ये एक बड़ा हिस्सा, इसने एक बड़ा स्पेस एक्वायर कर लिया है जिसमें आपको हिंदुओं की बात करनी पड़ेगी। भाई जब कांग्रेस के अपनी जो उन्होंने एक टीम बनाई थी जिसको ए.के. एंटनी हेड कर रहे थे, और उनको ये रिपोर्ट देनी पड़ी कि हम मुस्लिम परस्त पार्टी दिखते हैं। आप पुराने ज़माने में चले जाइए, जब कांग्रेस आज़ादी के बाद जब निकली थी तो वो एक हिंदुओं की पार्टी मानी जाती थी, और वहाँ से ट्रैवल करके अगर उनकी अपनी रिपोर्ट कहती है कि हम मुस्लिम परस्त दिखने लग गए, ऐसा लगा हम मुस्लिमों की राजनीति करते हैं, तो वो कोर्स करेक्शन जो है वो फोर्स कर दिया है एक तरीके से इस पूरे डिस्कोर्स ने कि अब बाकी दलों को भी रास्ते पे आना पड़ेगा कि नहीं, एक बड़े वर्ग को नाराज करके हम राजनीति नहीं कर सकते। तो वो बड़ा कोर्स करेक्शन आ गया है। उसमें रियल मुद्दे, वो भले कौन हो जाए, किसानों के मुद्दे, छात्रों के मुद्दे, नौकरियों के मुद्दे, निर्माण को राष्ट्र निर्माण से जोड़ा जा रहा है, रोजगार सृजित करना, रोटी कपड़ा और मकान मुहैया कराना, इन बारे में राष्ट्र निर्माण की परिकल्पना में वो नहीं आ रहे हैं। राम मंदिर निर्माण मतलब राष्ट्र निर्माण। मैंने यही कहा कि ये बनाने की कोशिश की जा रही है, और स्थिति ऐसी हो गई है कि पॉलिटिकल पार्टियां डरती हैं कि उस डिस्कोर्स में हम फंस जाएंगे। वो अपने आप को, प्रधानमंत्री मोदी जो हिंदू हृदय सम्राट की उनकी एक छवि, एक इमेज बनी हुई है, वो 2014 के चुनाव में जब प्रचार करते थे तब वो कहते थे देश को दिवालिया नहीं शौचालय चाहिए। बिल्कुल। पर अब राम मंदिर निर्माण वो राष्ट्र निर्माण से जुड़ गया। देखिए, एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो उनके पीछे खड़ा था। वो एक पॉलिटिकल वैक्यूम उन्होंने देखा कि बहुत डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट है सरकार के साथ, लोगों को कई लेवल पे दिक्कत है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, नौकरियां नहीं हैं, लोग त्रस्त हो चुके हैं, 10 साल की भयानक एंटी इनकम्बेंसी है, करप्शन के बहुत चार्जेस हैं। तो वो रियल इश्यूज को लेकर सामने आए, पूरी जनता उनके साथ जुड़ गई।
उसमें वो जनता स्वतः तौर पे थी जो उनके प्रबल समर्थक थे, उनके ब्लाइंड फॉलोअर थे, जो किसी तरीके से एक राइटिस्ट फोर्स देश में आए ऐसा चाहते थे। अब वो बड़ा स्पेस उस फोर्स ने अक्वायर कर लिया है। वो तमाम मुद्दों को गौन करके भी इसको डिस्कोर्स में रखना चाहते हैं कि हमारी जो पुरानी संस्कृति है, पुराना जो हमारा अप्रोच है, वो हमारा बना रहना चाहिए, रियल इश्यूज भले ही गौन हो जाए। तो अभी भी वो राजनीति खत्म हो जाएगी राम मंदिर निर्माण को लेकर, राम का नाम लेकर? ऐसा नहीं होने वाला है, जबकि एक विराम लग गया है, मैं इसे पूर्ण विराम भी कह सकता हूं, राम मंदिर आंदोलन को लेकर जो विवाद हुआ करते थे, पर राजनीति अभी जारी रहेगी। आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।